चलिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इसमें हम लोग कल के क्लास में थोड़ा बहुत बताए थे, नहीं बस उसी को हम रिवाइज कर देते हैं। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी विलगित गैसीय परमाणु आपको दिया हुआ है, उस विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष में हमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आपको जोड़ना है तो उस केस में उस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का बल लगता है। नहीं, एक हम लोग का बल लगता है न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स, और एक हम लोग का रहता है बाहरी इलेक्ट्रॉन का उस पर रिपल्सिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जाएगा, यानी परमाणु के अंदर उस इलेक्ट्रॉन के जाने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और रिपल्सन फोर्स कम होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के अंदर जाएगा, नहीं तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उनके बीच में टकराव होता है। उस टकराव के कारण कुछ एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी हम लोग का उत्सर्जित होता है या जो एनर्जी मुक्त होता है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नहीं, यही हम लोग कहे थे। इसके अलावा हम ये भी कहे थे कि किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि आकर्षण बल कम हो जाए और विकर्षण बल ज्यादा हो जाए। तो अगर विकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, अगर हम लोग का विकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर बैठा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नहीं जा पाएगा। उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। आप ऊर्जा दीजिएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर भी कहा गया कि किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, उस ऊर्जा को भी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। नहीं, यही ना बताया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखना है, जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक में क्या होता है कि बुक में कभी भी हम लोग को ऊर्जा देने वाला परिभाषा नहीं दिया रहता है। नहीं, जो पहला परिभाषा हम बोले वही परिभाषा आपका बुक में दिया रहता है। तो कौन सा परिभाषा? नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोनो किताब में आप परिभाषा खोजिएगा तो आपको परिभाषा यही मिलेगा, क्या कि किसी भी गैसीय विलगित परमाणु, नहीं किसी भी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को जब डाला जाता है तो उसके कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है या जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन क्या बताइए, हमेशा इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा ये जरूरी है? नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कभी कभी ऊर्जा देना भी पड़ता है, नहीं, और कभी कभी ऊर्जा मुक्त भी होती है। नहीं, तो दोनों केस है, लेकिन दोनों परिभाषा नहीं देता है। हम लोग को एक ही परिभाषा दिया रहता है। कारण ये है कि ज्यादातर केस 95 to 97% केस में ऊर्जा मुक्त होती है। नहीं, 97% केस में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। मात्र हम लोग देखा जाए तो कुछ ही ऐसे हैं, जैसे इनर्ट गैस पढ़ेंगे हम लोग, अक्रिय गैस, उन लोगों के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव आता है। नहीं, एगो आपको कौन मिलेगा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आइएगा तो आपको कौन मिलेगा? एगो बेरिलियम मिलेगा जिसका पॉजिटिव आता है, एगो मैग्नीशियम मिलेगा जिसका पॉजिटिव आता है, एगो नाइट्रोजन मिलेगा जिसका पॉजिटिव आता है। तो कय गो हुआ? 7 गो आ गया। नहीं, 3 गो आ गया, 10। नहीं, अब मैक्सिमम सब क्या है? निगेटिव वाला है। मेरी बात कुछ कुछ दिमाग में जा रही है? नहीं, तो इसीलिए बुक में जो परिभाषा लिखा रहता है वो मुक्त करने वाला ही परिभाषा लिखा रहता है। नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बोले कि दोनों होता है। नहीं, अब बुकवा में एक एक गो लिखल रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो चूंकि ज्यादातर उसी केस में होता है, नहीं मुक्त वाला ही केस ज्यादा है, इसीलिए उसी रूप में परिभाषा लिखी रहती है। इतना में दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े ना, चल। तो यहाँ से वही चीज हम लोग बता रहे थे। तो हम दोनों परिभाषा लिख दिए हुए हैं, कल भी लिखवाए थे, फिर से हम लिख दिए हुए हैं। नहीं, कि जब एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके गैसीय एनायन में बदलता है, तो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकेंड परिभाषा यानी केस 2 वाला परिभाषा भी हम यहाँ लिख दिए हुए हैं। केस 2 का पहले क्या था कि जब एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके गैसीय एनायन में बदलता है, तो इस प्रक्रिया के लिए जो ऊर्जा क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इस केस में जो ऊर्जा हम लोग प्रदान करते हैं, नहीं, उस ऊर्जा को भी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। दोनों परिभाषा हम लोग लिख दिए हुए हैं आपके लिए, ध्यान रखना है।
ठीक है, फिर हम लोग ये बात भी लिख दिए आपके लिए कि लेकिन ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने पर ऊर्जा क्या होती है? क्या लिखा हुआ है? ज्यादातर केस में, यानी कि 90 to 95% केस में आप अगर इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अंदर डालते हो तो डालने पर क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, आपको ऊर्जा देनी नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है कि लेकिन ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पहला परिभाषा ही बुक में लिखा रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे दर्शाते हैं? डेल्टा ईजी एच से दर्शाते हैं। नहीं, बड़ा हमको खराब लगता है, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एच ई जी। ठीक है, हम लोग को ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, डेल्टा एच ई जी। नहीं, अब डेल्टा बीच में अब ईजी को घुसाइए तो अब एच बगल में लिखिए, सीधे डेल्टा एच आई जी जो छोटका है साइड में। ठीक है, लेकिन बुक में ऐसे दिखा रहता है ऐसे दर्शाने के लिए, लेकिन हम लोग बार बार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को दर्शाने का तरीका है। हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चूंकि बड़ा लंबा नाम है तो उसको बार बार शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? इजी लिखेंगे, ध्यान रखना है। नहीं, कौन बार बार लिखेगा इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी? नहीं, बड़ा टाइम लगता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हम पिछले क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग बाहरी कक्ष में डालते हैं तो ऊर्जा मुक्त भी होती है और ऊर्जा प्रदान भी करनी पड़ती है, यानी कि ये प्रक्रिया उष्मा शोषी भी हो सकती है और उष्मा छेपी भी हो सकती है। तो वही बात तो लिखा हुआ है, देखा जाए इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रक्रिया उष्मा छेपी या उष्मा से शोषी दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है? ठीक है, अब देखें क्या लिखा हुआ है। यहां लिख रहा है लेकिन सामान्यतः फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उष्मा छेपी ही होती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या, ज्यादातर केस में, मैक्सिमम केस में आप क्या होती है? उष्मा छेपी ही। बस मेरा मैक्सिमम केस में ऊर्जा मुक्त होती है ना, तो जिस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा छेपी प्रक्रिया। तो अगर प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई पूछता है कि बताओ बाबू प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादातर केस में उष्मा शोषी है कि उष्मा छेपी है, और उष्मा छेपी बोलेंगे। ठीक है, इतना बात आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। चलो अब हम लोग को लिख रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रक्रिया क्या हो? उष्मा छेपी होगी। नहीं, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रक्रिया उष्मा छेपी होगा तो उष्मा छेपी का मतलब ऊर्जा मुक्त होगा। ध्यान रखना है, जब भी हम लोग बोले उष्मा छेपी तो उष्मा छेपी का मतलब ऊर्जा मुक्त होगा। ध्यान रखना है, ऊर्जा मुक्त होगा, ये बात पहले ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखो तो जब भी उष्मा छेपी प्रक्रिया देगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। उस समय हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या मानेंगे? निगेटिव। ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग को एग्जांपल दिया गया, देखो तो ये एक ऑक्सीजन है और गैसीय अवस्था में है। हम इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें तो ये कौन सी में बदलेगा? O माइनस में। नहीं, O माइनस में बदलेगा। तो उस समय जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेंगे तो इस केस में हम लोग को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू निगेटिव दिया है कि पॉजिटिव दिया है? निगेटिव दिया है। तो इसका मतलब क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है? अगर हम लोगों को डेल्टा एच इजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव आया, यही ना आया? तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव आया तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इस केस में ऊर्जा मुक्त हो रही है। इस केस में ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। मुक्त हो रही है। नहीं, और कितनी मुक्त हो रही है? 141। माइनस नहीं, माइनस तो सिर्फ बताता है कि ऊर्जा मुक्त हो रही है, इतना ऊर्जा निकल रहा है। यहाँ माइनस का मतलब ही नहीं कि हम लोग का मतलब ही हो गया, समझ में ना, कि माइनस 141 ऊर्जा नहीं किसी को लगेगा कि माइनस 141 ऊर्जा कितना होता है। बस में रहा है, तो ये माइनस सिर्फ दिखाता है ना कि ऊर्जा निकल रही है। नहीं, कितना ऊर्जा निकली? 141। तो हम यहाँ लिख दिए हैं पहले ही मुक्त हो रही है, तो माइनस क्या के लगाएंगे? नहीं, हम यहाँ लिख दिए कि इस केस में ऊर्जा मुक्त हो रही है। और कितना मुक्त हो रही है?
141 किलो जूल ऊर्जा मुक्त हो रही है, ध्यान रखना है, मुक्त हो रही है, ध्यान रखना है। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसका मतलब हुआ कि जरूर अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल ज्यादा होगा और रिपल्सन फोर्स कम होगा, होगा ना? नहीं, ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो ऊर्जा जब मुक्त होती है इसका मतलब जरूर अच्छा एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, नहीं उसका नाभिक से आकर्षण बल जो था वो ज्यादा है, किससे? विकर्षण बल से। इतना में दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब बताओ कि अलग अलग पर, जैसे हम ऑक्सीजन लिए यहाँ पर, नहीं, अब यहाँ पे हम परमाणु बदल दें, दूसरा कोई परमाणु ले लें, फ्लोरीन ले लेते, क्लोरीन ले लेते, कोई और परमाणु ले लेते, नहीं तो हर केस में क्या इतना ही ऊर्जा मुक्त होगा? नहीं, अलग अलग परमाणु का प्रकृति अलग अलग होता है, तो अलग अलग परमाणुओं के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्ष में डालिएगा तो बाहरी कक्ष में डालने पर अलग अलग ऊर्जा मुक्त होगी, होगी ना भाई, अलग अलग ऊर्जा मुक्त होगी। अब ये भी समझना है, अच्छा जैसे मान लो कि हम कोई दूसरा परमाणु लेते, ऐसे हम एग्जांपल ले लेते कि मान लो फ्लोरीन लेते, अब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड करते, नहीं तो ये बदल जाता है F माइनस में, ऐसे एग्जांपल ले लिए। अब इस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम देखते कितना ऊर्जा मुक्त किया था, ऐसे मान लिए कि मान लो कि 325, कितना आ गया? 325 किलो जूल ऊर्जा जो है वो मुक्त किया। नहीं, चलो ऑक्सीजन के केस में कितना मुक्त हुआ है, अब फ्लोरीन के केस में कितना? तो ऊर्जा मुक्त ज्यादा किस में हुआ है? फ्लोरीन के केस में ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये मुक्त ऊर्जा हमें बताती है कि यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज्यादा है, नहीं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम है। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे दो चीजों में अगर आकर्षण ज्यादा होगा, नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, आई परमाणु है, नहीं अगर इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये कॉलम इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा अच्छा समझ ना, आई परमाणु है यहाँ, बस में आ रहा है, तो इस परमाणु को, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, तो अगर इन दोनों के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा होगा तो टकराव बहुत कस के होगा, अगर टकराव कस के होगा तो ऊर्जा ज्यादा मुक्त करेगी। नहीं, अगर इन दोनों के बीच में आकर्षण कम होगा, नहीं तो आराम से टकराएगा, आराम से टकराएगा तो ऊर्जा भी कम मुक्त होगी, यानी मन नहीं है, बिना मन का टकरा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? तो उस केस में ऊर्जा कम मुक्त होगी, तो ध्यान रखना है। यानी अगर किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान, क्योंकि निगेटिव ही बताती है आकर्षण को, निगेटिव क्या बताती है? आकर्षण को, तो अगर किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान, तो निगेटिव मान का मतलब मुक्त ऊर्जा का मान, नहीं मुक्त ऊर्जा का मान अच्छा आकर्षण बल का मान, नहीं तो अगर निगेटिव मान ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इसका मतलब मुक्त ऊर्जा ज्यादा, मुक्त ऊर्जा ज्यादा इसका मतलब आकर्षण बल ज्यादा, क्या रहा है? नहीं, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान अगर ज्यादा आ जाए तो समझ जाओ कि अच्छा उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। दिक्कत है? नहीं, इतना में कुछ परेशानी है? हैं? धातु के केस में भी निगेटिव आता है। हम क्या बोले, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको कई गो बताए? 10 गो बतेबे किए। इनर्ट गैस पूरा नहीं, एगो कौन बताए? बेरिलियम, एगो मैग्नीशियम, एगो नाइट्रोजन, नहीं बाकी जितना धातु सब जो है वो सब भी, सोडियम ऊर्जम को देखिएगा तो सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, पहला इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊर्जा मुक्त होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। हैं? ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर तो पढ़ेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आएंगे ना तो डिक्रीज करेगा, नहीं सब पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, परमाणु का आकार बढ़ेगा ना तो आकर्षण घट जाएगा, आकर्षण घटेगा तो फैक्ट है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता घटेगी, तो क्षमता घटेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी घटेगा, फैक्ट है। हैं? हर एक आदमी में बदमाश और खचरा आदमी दोनों बैठा रहता है, बस में आ रहा है? ऐसा कोई नहीं है जो 100% जिसको कहा जाए कि वो मेटल ही है, ये 100% नॉन मेटल है, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, आपको सोडियम जो है ना वो मेटल है तो कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? आयनिक बॉन्ड। आईसी में हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें पढ़ाएंगे फजांस रूल, और फजांस रूल में बताएंगे कि कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जो पूर्णतः आयनिक बॉन्ड होता है, नहीं यानी हर एक एटम जो है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की भी क्षमता होती है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की भी क्षमता होती है, बस में आ रहा है? अब डोमिनेट कर गया मतलब आयनिक वाला गुण 80% हो गया, कोवैलेंट वाला गुण 20% हो गया, तो मेनली क्या कहिए कि आयनिक है,
मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये डोमिनेशन पे काम करता है। नहीं, ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 100% एकदम शरीफ सुधा अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है। है क्या? सब में है, खराब आदमी भी है, अच्छा आदमी भी है। नहीं, और परसेंटेज पे डिपेंड करता है, परसेंटेज अच्छा का ज्यादा है तो आप अच्छे आदमी है। नहीं, बात समझ में आ रहा है? आपको कोई एक यहाँ पर मार लिया, नहीं तो आप कुछ नहीं बोले। एक दिन आपको एक यहाँ मार दिया, कुछ नहीं बोले, नहीं तो बोलता बड़ा शरीफ है, एक यहाँ पर उस दिन मारे थे, कुछ नहीं किया बेचारा। नहीं, अगला दिन है ऐसा सुनो, फिर तो दूसरा पर खींच दिए, उस दिन भी कुछ नहीं किया बेचारा, बहुत शरीफ है, दूसरा पर मारे ना, कुछ नहीं किया। नहीं, अगला दिन लगा 2 दिन फैट खींच दिए। नहीं, अब उसका सीमा पार हो गया, अंदर का उसका भी राक्षस जाग गया। नहीं, वो भी उठा, अब लगा एकदम पटका पटकी करने। समझ रहे हैं? तो हर एक चीज का एक लिमिट है। आप कितना एक्टिव करते हैं किसी चीज को। नहीं, परिस्थिति बदलने पर एटम अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। बस मेरा है। आप बोल रहे हैं मेटल, मेटल बेसिक होते हैं ना भाई, मेटल क्षारीय गुण दिखाते हैं। नहीं, यही डी ब्लॉक में आप पढ़िएगा, इसी डी ब्लॉक में आप पढ़िएगा, जब डी ब्लॉक एलिमेंट हम 12th में पढ़ाते हैं तो उस समय आपको बताया जाएगा कि ये क्षारीय गुण भी दिखाते हैं। नहीं, ये लोग एम्फोट्रिक गुण भी दिखाते हैं। एम्फोट्रिक का मतलब क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण भी दिखाते हैं। एक ऐसा स्थिति भी आता है जिसमें ये लोग पूर्णतः अम्लीय गुण ही दिखाते हैं। नहीं, आप पढ़िएगा, हम लोग को आगे मिलेगा इसमें। जैसे आप आगे चल के पढ़िएगा, जैसे MnO है तो ये क्षारीय है, मैग्नीज है, ये क्षारीय है। नहीं, IC में आपको मिलेगा KMnO4, ये अम्लीय है। नहीं, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। जैसे मैग्नीज को आप पढ़ते हो ना भाई, थोड़ा बहुत तो सीख लो। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका 4s का इलेक्ट्रॉन भी भाग लेगा और 3d का भी भाग लेगा। इलेक्ट्रॉन कई को भाग लेगा? 7 गो, यानी इसका 7 इलेक्ट्रॉन तक भाग ले सकता है। नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से कई इलेक्ट्रॉन छीना है? 2 गो। कई गो छीना है? 2 गो। तो अभी ये 2 गो छीना गया है, और 5 गो त्याग कर सकता है ना? नहीं, लेकिन त्याग करने किसी को मन नहीं करता है। नहीं, तो जब तक ये त्याग कर सकता है तब तक ये क्षारीय है। नहीं, अब यहाँ पर आइएगा Mn का, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देखिए। पोटासियम का +1 होता है, मैग्नीज का X मान लीजिए, इसका निकालना है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 गो ऑक्सीजन का -8 0, X बराबर निकालिएगा +7 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीज अब कौन अवस्था में है? +7, तो अपने हाईएस्ट स्टेट में है। अब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? नहीं, पूरा बौखलाया हुआ है, इसके बगल में जोन आएगा उसको भमोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। नहीं, तो जब तक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तब तक वो बेस हैं। नहीं, अब उसके पास जितना था आप सारा संपत्ति छीन लिए हैं। नहीं, अब वो भिखारी की तरह बैठा हुआ है, अब वो आसपास में ताक रहा है कौन आए। नहीं, अब मेटल समझ के, अगर मेटल समझ के इसके अगल बगल में कौन पहुंचा कि आप मेटल हैं, क्या कहते हैं? नहीं, तो आइए आइए। नहीं, आराम से बुलाएगा और उनका सारा इलेक्ट्रॉन, जितना नॉन मेटल हम लोग का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। बस मेरा है, इसलिए इसको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आप याद कीजिए, हम लोग बताए थे ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। नहीं, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक हो जाता है, यानी बहुत अच्छा अम्ल की तरह काम करने लगेगा। नहीं, तो वही है बर्दाश्त करने का क्षमता। चलिए, तो कहानी हम लोग कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। नहीं, यहाँ पर आए तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे, मतलब इसलिए बता दिए कि कंफ्यूजन मत रहे। कोई पूछे अगर कि भाई सर धातु धातु बोलते हैं, नहीं धातु तो सर क्षार होता है। ज्यादातर केस में धातु क्षार होते हैं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? हमेशा कुछ नहीं है, हर एक चीज का परिस्थिति के अनुसार प्रवृत्ति बदलता है। नहीं, हम लोग भी एटम से बने हुए हैं, तो एटम प्रवृत्ति बदलते हैं तो हम लोग भी परिस्थिति के अनुसार प्रवृत्ति बदल देते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, यहाँ से हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोग कहा गया कि वही जो बात हम बोले वही लिखा हुआ है बाबू, आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव मान जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, अर्थात एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तथा विलगित गैसीय परमाणु के बीच में आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। मुक्त ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, विलगित परमाणु यानी गैसीय परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अर्थात परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? वही सब पॉइंट बस लिखा हुआ है, आप सब समझते हैं। ठीक है, चलो, अब यहां से लिखा हुआ है यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रक्रिया क्या हो? उष्माशोषी हो। नहीं, तो उष्माशोषी का मतलब कि अब ये नाइट्रोजन लिए और नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में हमको इलेक्ट्रॉन डालना है, तो ये हो गए हमारे नाइट्रोजन साहब। इनके पास कक्ष कई गो? 2 गो। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7,
कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 नहीं। अब देखो p में कय गो है, 3 गो। p में डब्बा कय गो, इलेक्ट्रॉन कय गो। तो ये आधा भरा है कि नहीं भरा है, हाफ फील्ड है। तो अगर ये हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है। तो स्टेबल चीजें जो हैं वो ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहती हैं ना ग्रहण करना चाहती हैं, वो अपने स्थिति में बदलाव नहीं चाहती हैं। नहीं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन साहब है। नहीं, अब नाइट्रोजन में आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है और नाइट्रोजन साहब कहेगा अरे हम स्टेबल हैं, काहे हमको तंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो नाइट्रोजन साहब स्टेबल है क्योंकि ये आधे भरे हुए हैं और आधे भरे हुए उपकक्ष अस्थायी होते हैं। नहीं, हमको एक इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो जा रहा है, टकरा के चला रहा है। अच्छा, इनको आकर्षित कर, इनको लेने का मन नहीं है तो इनको उपाय किए, डिब्बा में बंद किए नाइट्रोजन को। नहीं, इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, लगे इनको गर्म करने। नहीं, हीट सप्लाई किए तो इनके इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में हमको इलेक्ट्रॉन अगर डालना है इनके बाहरी कक्ष में तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये अपने मन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देखो डेल्टा एच का मान क्या आएगा, प्लस। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान प्लस लिखा रहे तो समझ जाओ अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है। नहीं, एग्जाम में बोलेगा नहीं या आपके क्वेश्चन में भी बोलेगा नहीं, बस दे देगा वो डेल्टा एच का मान माइनस इतना। आपको समझना है कि अच्छा माइनस दिया है यानी एक्सोथर्मिक है, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने मन से चला जाएगा। नहीं, यहाँ पे आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। और अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव दे दिया तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अंदर डालने के लिए आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण उतना ज्यादा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, कह सकते हैं ना। अब मान लो किसी आइटम के लिए पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन लेने का साफे मन नहीं है। नहीं, तो वहां ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसे अक्रिय गैस, बोलो दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो ना बीच में रोकते चलेंगे, मन में जो क्वेश्चन आपका होगा ना उस क्वेश्चन को रोकिएगा नहीं, बस में आ रहा है जो मन में आए पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो मन में आए नहीं कि रुकिए बस कीजिए मन नहीं करता पढ़ने का, वो नहीं। मन करने का मतलब होता है कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ कुछ पूछना हो तो आप रोक के पूछ सकते हैं, है? हाँ, कर सकता है। नया एनर्जी लेवल प्रिपेयर हो जाता है ना, एटम की खासियत है कि वो नया एनर्जी लेवल बना लेता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे हीलियम के पास एक ही कक्ष है, नहीं उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं। अब एक कक्ष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं फिर भी आप चाहते हो कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालें तो उसमें जगह नहीं है। नहीं, तो वो सेकेंड ऑर्बिट एक नया एनर्जी लेवल प्रिपेयर करने लगता है, ध्यान रखना है, ठीक है। वो बनाना शुरू कर देगा नया एनर्जी लेवल, है। हाँ 2s2, लेकिन 2p1 खाली होता है ना। बेरिलियम का 2s2 और 2p, तो सेकेंड ऑर्बिट में s भी होता है और p भी होता है। नहीं, तो p खाली रहता है तो उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग जो बात बोले वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव मान जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने के लिए। इस लाइन में दिक्कत है, ठीक है। चलिए, अर्थात उस गैसीय परमाणु का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण उतना ही कम होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण उतना ही कम, ठीक है। ये सब बात आप समझते हैं। चलिए, अब जैसे बोला कि एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक में धनात्मक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ तत्वों का ही होता है। नहीं, यानी हम लोग धनात्मक की बात कर रहे हैं, कहां पर, धनात्मक। और कौन से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। नहीं, यानी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो किसका किसका पॉजिटिव है उसका वैल्यू बस हम लिख दिए, वैल्यू याद नहीं करना है, किसका किसका होता है बस थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नहीं, तो पॉजिटिव किसका किसका है, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन का, ये 3 इसमें हो गए और बाकी 7 तो अक्रिय गैस हो जाएंगे। दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। अभी सब का कारक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग कुछ पढ़े नहीं, बात ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसका परिभाषा क्या है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस ज्यादा तो क्या समझेंगे, माइनस ज्यादा तो क्या समझेंगे, बुझा रहा है। पीरियोडिक टेबल में किसका किसका प्लस है वो दिखा दिया गया, किसका माइनस है, ज्यादातर का माइनस है, यही सब पहचान रहे हैं, ठीक है।
मेन इसका टॉपिक कब आएगा? जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, वो मेन होता है, उसी से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, यहाँ आ जाए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एगो ऊर्जा है ना भाई, नहीं बोल रहे हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर नहीं, जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है? एक ऊर्जा है। और अगर ये ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा है नहीं, तो जो ऊर्जा का इकाई होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी इकाई होगा। तो ऊर्जा का इकाई होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, यही सब होता है। तो यहाँ भी वही होगा। बोलो दिक्कत है? तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इकाई, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, नहीं बोल सकते हैं किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और रिलेशन जो हम लोग आपको बताए थे आईपी के समय में, रिलेशन भी याद ना चाहिए नहीं, कि एक इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट बराबर लगभग 96.5, नहीं लगभग 96.5 किलो जूल पर मोल होता है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर 23 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो इनका न्यूमेरिकल में यूज पड़ता है, इसलिए इस वैल्यू को भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू देता है और कभी कभी नहीं देता है, तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर, कम से कम खाली 96 याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। 0.49 कोई आवश्यकता नहीं है, बस 96, बस नहीं आ रहा है, इसमें बस 23। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर 96 किलो जूल पर मोल, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 23 किलो कैलोरी पर मोल, ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में यूज आता है। चलिए आगे आ जाइए। यहां से जैसे ये देखो, तो ए लिखा हुआ है, ये उदासीन है ना, अभी कोई चार्ज नहीं है। तो एक गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन है जोड़ रहे हैं, नहीं तो ये कौन सी में बदल गया? ए माइनस में, नहीं, और ए माइनस में बदल गया, और उस समय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या है? निगेटिव। लिख दिए हैं ज्यादातर केस में, नहीं किसी किसी केस में पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है? निगेटिव भी होता है। चलो अब क्या किए, इसको फिर से उठा लिए, यहाँ पर ए माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे, ये A2 माइनस में कर देगा, नहीं अब यहाँ पर हमको सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा कौन था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये क्या है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मान क्या आया है? पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है? हमेशा, यानी कोई भी परमाणु आप ले लीजिए, पीरियोडिक टेबल का कोई भी परमाणु आप ले लीजिए, नहीं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना है। आप इसके बाद अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, यानी अब A2 माइनस ले लीजिए, नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना हुआ, तो अगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना हुआ तो इस केस में भी ध्यान रखना है, इस केस में अब क्या बनेगा? A3 माइनस गैसीय। तो इस केस में ये क्या निकलेगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी क्या आएगा? पॉजिटिव, और वो भी हमेशा। बस में आ रहा है, यानी कि क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वही मैक्सिमम केस में एक्सोथर्मिक होता है, नहीं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पहली बार आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, पहली बार अगर किसी उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उस केस में ऊर्जा मुक्त होती है। अब जैसे ही ये रिनायन में बदल गया, नहीं बदल गया, ये मोनोवैलेंट एनायन, नहीं या यूनिवैलेंट एनायन, ये बदल गया। अब ये हम लोगों का देखा जाए तो इस पर एक माइनस आ गया, तो मोनो मतलब एक होता है, या यूनि का मतलब एक होता है, नहीं तो इस पर एक माइनस आ गया। अब इसमें अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, नहीं तो हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या आया? पॉजिटिव। अब A2 माइनस है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है A2 माइनस में, तो यहाँ भी आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर निगेटिव यानी ऊर्जा क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि ऊर्जा देना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या करेगा? देना पड़ेगा, ऊर्जा आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब ऊर्जा देना पड़े तो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक, एंडो नहीं उष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। और ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक यानी उष्मा छेपी। परेशानी है? तो इसका मतलब हुआ कि एंडोथर्मिक क्यों हो गया? नहीं तो आप भी समझते हो कि जैसे ही
हम लोगों का बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन इंटर्ड करता है, नहीं रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। नहीं यानी कि इसके बाद जो भी केस आएगा उन सब में, इन सभी केसेस में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। विकर्षण बल ज्यादा हो जाता है, आकर्षण बल कम हो जाता है। नहीं क्योंकि बाहरी कक्ष से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले ही इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहे थे, नहीं अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं तो अब वो दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉन को आने देना नहीं चाहते हैं, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट केस में सिर्फ निगेटिव, बाकी सब में पॉजिटिव। फर्स्ट केस में एक्सोथर्मिक, बाकी सब में एंडोथर्मिक। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। लिखा हुआ है प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं ज्यादातर केस में निगेटिव। चलिए, लेकिन उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उसका मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है। अर्थात फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादातर उष्माक्षेपी होती है तथा कुछ केसेस में उष्माशोषी भी होती है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, उष्माशोषी होगी। बोलो इस पॉइंट में किसको दिक्कत है, दिक्कत होगा तो रोकिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से जैसे हम लोग को दिखाया गया, जैसे ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाया गया है, नहीं तो ये पहला इलेक्ट्रॉन जब गेन किया है उस समय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या है, माइनस, क्या है, निगेटिव। नहीं ध्यान रखना है, यानी ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक है। नहीं यहाँ आइए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी हम O माइनस को उठा के यहाँ डाल दिए। आज जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो देखो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा, यानी एंडोथर्मिक। परेशानी है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जो हम लोग को दिखाता है, नहीं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का निगेटिव है और वही सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। थर्ड लेंगे तो और पॉजिटिव आएगा, फोर्थ लेंगे और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब यहां से क्वेश्चन शायद दे दिया, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, आसान आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि क्लोरीन के, ध्यान से पढ़ो, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कितना दिया है, -349 किलो जूल पर मोल है। तो 3.55 ग्राम, 3.55 ग्राम क्लोरीन को पूर्णतः, क्लोरीन को पूर्णतः Cl माइनस, यहाँ को का मतलब क्या है, पढ़ लिया जाए। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान -349 किलो जूल पर मोल है, तो 3.55 ग्राम क्लोरीन को पूर्णतः Cl माइनस में बदलने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। सिंपल क्वेश्चन है, देखो तो क्या करना है, आंसर बनाते हैं हम लोगों को। देखो तो क्लोरीन लिखा हुआ है तो पहले क्लोरीन लिखें, पहले हम लोग क्या लिख दिए, क्लोरीन। अब ये बताओ कि हम लोग का क्लोरीन जो है, नहीं इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार 35.5 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है, किलो जूल पर मोल, नहीं तो अगर हम लिखें एक मोल, ध्यान समझो, एक मोल क्लोरीन लिखें, एक मोल क्लोरीन, तो एक मोल क्लोरीन का मतलब यही ना होगा 35.5 ग्राम। ठीक है, कह सकते हैं ना, तो बिल्कुल सिंपल है, एक मोल क्लोरीन का मास कितना हो गया, 35.5 ग्राम। चलो तो 35 यहाँ पर मोल, तो पर मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल। तो एक मोल क्लोरीन को Cl माइनस में बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, 349। तो एक मोल का मतलब ये हो गया 35.5, तो बस लिख दो ऐसे कि 35.5 ग्राम क्लोरीन को Cl माइनस में बदलने के लिए, बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए भाई, तो 349 नहीं किलो जूल ऊर्जा चाहिए, किलो जूल ऊर्जा चाहिए, ऐसा लिख दिए, ध्यान रखना है। तो इसलिए 1 ग्राम क्लोरीन को Cl माइनस में बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, तो 349, अब बटा में कितना किलो ऊर्जा चाहिए, बोलो दिक्कत है। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा कि 3.55, जानबूझ कर ऐसा वैल्यू दिया है कि आराम से कट जाए, नहीं
3.55 ग्राम क्लोरीन को क्या चीज बदलना है, Cl- में बदलने के लिए कितना ऊर्जा मुक्त होगा भाई? नहीं तो 349 अब बटा में 355 गुना 10 ऊपर कर देते हैं, और फिर गुना इसको भी 355 बटा में 100 नीचे कर दें, इसको 355 इसका दशमलव उड़ा दिए बटा में 100, तो 355 से 355 कट जाएगा, नहीं एगो शून्य से एगो शून्य भी कट जाएगा, नहीं तो हम लोग का 34 किलो जूल पर मोल नहीं बोले, बस किलो जूल बोले, पर मोल का मतलब फिर एक मोल आ जाएगा, नहीं तो एक मोल का नहीं, पर मोल तो ऊपर है ना, बोलो दिक्कत है? इतना ऊर्जा मुक्त होगा, इतना ऊर्जा मुक्त होगा है, इतना ऊर्जा मुक्त करेगा, बस में रहे कय गो 3.55 ग्राम, इतना ग्राम क्लोरीन को आप Cl- में बदलने जाइएगा, नहीं तो Cl- से कैसे बदलिएगा, उसमें एगो इलेक्ट्रॉन डालकर, नहीं तो क्लोरीन इतना ग्राम है, तो ऊपर जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दे दिया किसका, क्लोरीन का, नहीं तो कितना क्लोरीन का दिया है, 1 मोल का, पर मोल का मतलब 1 मोल, तो 1 मोल क्लोरीन का मतलब 35.5 ग्राम क्लोरीन, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन को Cl- में बदलने पर कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 349, तो 3.55 ग्राम क्लोरीन को अगर Cl- में बदलेंगे तो कितना ऊर्जा मुक्त होगा, कर सकते हैं कि नहीं, दिक्कत है? आसान आसान क्वेश्चन है, बस एक बार देख लेने से होता है ना कि आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, नहीं सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको अपने से बनाना है, जो अभी हम बनाए बिल्कुल सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको अपने से बनाना है, बना लेंगे? चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, 10 के पावर 10 क्लोरीन परमाणु को Cl- आयन में बदलने पर 57.86 गुना 10 का पावर -10 जूल ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है? तो क्लोरीन गैस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान किलो जूल पर मोल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है, बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो, सबसे पहले लिख दो कि 10 का पावर 10 क्लोरीन परमाणु, यही ना है, क्लोरीन परमाणु को Cl- में बदलने पर कितना ऊर्जा मुक्त हो रहा है, जूल ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, समझ जाओगे, नहीं तो इसलिए एक क्लोरीन परमाणु को Cl- में बदलने पर कितना ऊर्जा मुक्त होगा, 57.86 गुना 10 का पावर -10 बटा में 10 का पावर 10 जूल ऊर्जा मुक्त होगी, बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इतना में दिक्कत है? चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसलिए हम लोग कितना है भाई, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान किलो जूल पर मोल, अच्छा पर मोल का मतलब 1 मोल का निकालना है, 1 मोल का मतलब कितना परमाणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु का निकालना है, तो 10 का पावर 10 परमाणु का दे दिया है, नहीं तो 1 मोल का निकालना है, तो 1 मोल में कई गो परमाणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23 क्लोरीन परमाणु को Cl- में बदलने पर कितना ऊर्जा मुक्त होगा, तो 57.86, बिना मतलब का परेशान कर रहा है, 57.9 गुना 10 का पावर -10, या इसको 58 मान लीजिएगा, है 10 का पावर, हाँ उसको कर लीजिएगा आप, अब मेरा मैथ उतना मजबूत नहीं है, आप लोग का मैथ बढ़ियार है, तो आप लोग करते रहिएगा, हम खाली तरीका बता दिए, बात समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे, 6.022 गुना 10 का पावर 23 इतना जूल ऊर्जा मुक्त करेगा, अब जूल को किलो में बदल सकते हैं ना, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, यार है, हाँ और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 96 से गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा, किसी को दिक्कत है? नहीं तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा, अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको आपका होमवर्क हो गया घर से बनाने के लिए, बना लेंगे? चलिए तो आज का क्लास हम लोग का हो गया, नहीं तो इतने चीज को आप ध्यान से रिवाइज करके आइएगा,
अब अगले क्लास में हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का अगला पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया? किसी को दिक्कत?